नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। हमने धारा 200 हमने धारा 220 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। आज की हम क्लास में कंप्लीट करेंगे धारा 221 से, है ना। और ईओ और आरओ की एग्जाम होगी आपकी 14 मई को, सबको पता है। 100 दिन से भी कम टाइम बचा है। 100 दिन तो आपके पास, ये मान के चलो आपको फरवरी, जिस जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी और मार्च, 15 मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है कि जो आपके जो है क्वेश्चन को सही करवाएगी। क्योंकि सिलेबस तो मोस्टली कंप्लीट कर लेंगे सब, परंतु रिवीजन जो है वो आपकी जो है तैयारी को बूस्टअप देगी। इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने निकाल सकते हो निकालने पड़ेंगे। नगर पालिका एक्ट जो है अपना कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, नगर पालिका एक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को करवाऊंगा इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार ही देखा है चैनल को, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पे ईओ आरओ का जो पार्ट बी है, सिलेबस का जो पार्ट बी है, जिसमें नगर पालिका एक्ट, योजनाएं और उनसे संबंधित जो भी नियम है उन सबको कंप्लीट करेंगे विथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप भी करेंगे एक बार, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो आपको नगर पालिका एक्ट में आपको समझ में नहीं आने वाली है ना। समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगी समझ में, क्योंकि आपको वहाँ पे लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ठीक है, कानून की लैंग्वेज है वो। तो उसको मैंने बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आपको नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएँगे, तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली अपडेट आपको मिल जाएगी कि कौन-सी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और कौन से हमने पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद हम आपको जो है प्रोवाइड वहाँ पे करवा देंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 221, धारा 221 में क्या लिखा है? परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइपलाइन लगाने और नाली रखने की शक्ति। धारा 221 में क्या कहा गया है कि यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह लगता है कि किसी भी परिवार के जल निकास का एकमात्र या सुविधापूर्ण माध्यम अन्य व्यक्ति की अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे या आर पर नाली ले जाता है, तो वह परिवार के स्वामी को लिखित नोटिस देकर नाली लगाने या ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। परिसर के स्वामी को उपभोक्ता के अधिकार के अलावा और कोई अधिकार अर्जित नहीं होंगे, और परिसर का स्वामी उस नाली की मरम्मत करना चाहता है, तो वो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में ऐसी अचल संपत्ति में काम कर सकता है ना। सिंपल सी बात यह है कि मतलब अगर किसी, ये प्लॉट है और इसके बाद ये वाला जो प्लॉट है, अब इसकी नाली यहाँ वाली नाली में जोड़नी है, परंतु ये बीच पे जो प्लॉट आ रहा है, तो ये बिल्कुल, ये इस चीज के लिए एलिजिबल है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कह सकता है कि यहाँ पे से आप बिल्कुल नाली निकाल सकते हैं, तो लिखित रूप में वो अनुमति प्रदान कर देगा। और इस बीच में अगर ये नगर सॉरी संपत्ति का मालिक आपको मना करता है, तो वो बिल्कुल मना नहीं कर सकता वो, क्योंकि नगर पालिका अधिकारी द्वारा आपको परमिशन दी जा चुकी है। क्योंकि एकमात्र सहारा है कि यहाँ से बीच में से नाली होकर ही आपका जल है जो मेन नाली में जा सकता है। इस धारा के अधीन पाइप या नाली रखने या ले जाने में जहां तक संभव हो न्यूनतम हानि पहुंचाएगा, या तथा परिसर का स्वामी कम से कम समय पाइप रखवाएगा और शीघ्र रिपेयर मेंटेनेंस कराकर उसे पूर्व स्थिति में लाएगा। तो पूरे मेंटेनेंस, रिपेयर, मरम्मत की जिम्मेदारी इस वाले पार्ट की है, इस वाले संपत्ति की है, इस वाले भूखंड स्वामी की है, कि ये अगर यहाँ पे कोई भी काम होगा, कोई भी निर्माण होगा, नाली बनेगी, मेंटेनेंस होगा, तो ये वाला ही कराएगा, क्योंकि उसी की नाली जो है यहाँ से गुजर रही है। अगर कोई हानि भी हो जाती है तो क्षतिपूर्ति भी उसे प्रदान करेगा। धारा 222 में क्या लिखा हुआ है? धारा 222 में लिखा हुआ है कि दायी व्यक्ति को नोटिस देने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादन करने की शक्ति। तो नगरपालिका क्षेत्र में जल निकास या मल वहन से जुड़े कार्य निष्पादित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी दायी व्यक्ति को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निर्देश करेगा। नगरपालिका अधिकारी जो मतलब जो आपके जल निकास की जो नाली बना रहा है या मल वहन करने के लिए जो भी वाहिका या नालियां बना रहा है, निर्माण कर रहा है, तो उस निर्माण करने के लिए पूरा समय देगा, निर्धारित समय देगा, और उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान भी व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। तो ये धारा 222 में लिखा हुआ है कि बिल्कुल समय दिया जाएगा उसको उचित। ठीक है। धारा 233 में क्या लिखा हुआ है?
धारा 233 में लिखा है कार्य का लाइसेंस धारी प्लम्बर द्वारा किए जाना। धारा 233 में 23 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के लाइसेंस धारी प्लम्बर की तकनीकी योग्यता, अनुभव आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस धारी प्लम्बर नालियां, मल नालियां आदि का काम नहीं करेगा। लेकिन नगर पालिका अधिकारी की राय में कोई कार्य मामूली प्रकृति का है तो वह किसी अन्य प्लम्बर से भी कराए जाने की मंजूरी लिखित में दे सकेगा। मतलब नालियों का निर्माण करेगा तो उसके लिए लिखित में जो है लाइसेंस होना चाहिए। किसके पास? प्लम्बर के पास। जो नालियों का निर्माण करेगा उस प्लम्बर के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। उस लाइसेंस होने के पश्चात ही वह नाली का निर्माण कर सकता है, नाली का मेंटेनेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अगर इस बीच में नगर पालिका अधिकारी को ये लगता है कि इसमें ऐसे बिल्कुल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो वो सामान्य व्यक्ति से भी इस तरह का कार्य करवा सकता है। नगर पालिका उपनियमों में लाइसेंसधारी प्लम्बर के लिए नियोजन, कर्तव्य व उत्तरदायित्व, कार्यों के लिए भुगतान, अधिभोगी द्वारा की गई शिकायतों पर सुनवाई और उसका निस्तारण आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नगर पालिका उपनियमों में जो है आपके प्रक्रिया बताई गई है। धारा 224 नेक्स्ट क्या है? धारा 224 कुछ कार्यों का प्रतिषेध। कौन कौन से कार्य जिनको प्रोहिबिटेड किया हुआ है वो देखो। नगरीय क्षेत्र में किसी कार्य की रूपरेखा बनाने या गाड़े गए खंभों को खींचने, हटाने आदि के मामले में जानबूझकर कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। मतलब नगरीय क्षेत्र में किसी विकास कार्य की कोई रूपरेखा बन रही है, कोई खंभे गाड़े गए हैं, है ना, या उन्हें हटाने का मामला है, तो जानबूझकर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। नगर पालिका से जुड़े किसी नाले, वॉल, पाइप, मीटर आदि को जानबूझकर उपेक्षा पूर्वक नहीं तोड़ेगा। देखा होगा आपने कि नगर पालिका जो है या नगर निगम है, पाइप, नाले, मीटर ये लगा देती है। ठीक है, ये है ना आपकी सुविधा के लिए। लेकिन परंतु कुछ उपद्रवी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और उनको तोड़ देते हैं तो तोड़ना जो है गैर कानूनी है। उसे हानि भी नहीं पहुंचाएगा, ना उसे घुमाएगा, ना खोलेगा, ना बंद करेगा। जल कार्यों या तथा जल मार्गों के प्रवाह या फ्लश ड्रॉ ऑफ को विरुद्ध बाधित नहीं करेगा, ना मोड़ेगा, ना उसे जल नहीं ले जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार ने तो नाली बना दी है ना, और ये दुकानदार है और बोल रहा है मेरे घर से आगे नाली निकलेगी, तो यहाँ पे बढ़ा दिया उसने। क्या यहाँ पे बना दी उसने? दीवार खींच के नाली को अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, नाली बंद कर दी, नाली को घुमा दिया उसने, तो ऐसा काम नहीं कर सकता है। धारा 224 के अंदर साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नगरीय जल प्रवाह का संक्रमण के फ्लश ड्रॉ या कानून को बाधित नहीं करेगा। कानून के विरुद्ध बाधित नहीं करेगा। विद्युत पारेषण लाइन को न तो तोड़ेगा न क्षतिग्रस्त करेगा। वही बात है कि ना जो लाइन गड़ी रहती है उसको भी नहीं तो तोड़ेगा। कौन सी? जो बिजली की लाइन गड़ी रहती है ना, उसे भी नहीं छेड़ेगा, ना तोड़ेगा, ना क्षतिग्रस्त करेगा। नगर पालिका के किसी नाली या मल नाली में प्लास्टिक की थैलियां अपशिष्टों को नहीं फेंकेगा। और हमारे यहाँ पे देखा होगा आपने कि नालियों में सारा कचरा रहता है, प्लास्टिक की थैलियां देखी होगी, है ना। जयपुर जैसे शहर में ये हालत है। तो ये क्या है कि पब्लिक की जिम्मेदारी है। सरकार तो सारी चीजें करती है, सरकार तो आपको एक बार साफ कर देगी, पीछे पीछे तो आप लोगों के घूमेंगे नहीं, है ना। अब आपने देखा होगा रोड पे घूमना, रोड पे थूकना बिल्कुल मना है, परंतु रोड पे थूकने के साथ-साथ मना है, उसके बाद वहाँ पे थैलियाँ फेंकना मना है, कोई कचरा फेंकना मना है, केले के छिलके फेंकना मना है, सभी तरह की चीज़ें मना है। कानून में ये जो है गैर कानूनी माना गया है। लेकिन कुछ हमारे जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं, जो इन रोड पे गुटखा खा के थूक देते हैं, ठीक है? स्प्लिट कर देते हैं, है ना? चलती गाड़ी चल रही है और गाड़ी में से मुंडी बाहर निकालेंगे और थूक देंगे, है ना? और उनको ये भी ध्यान नहीं कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक? इस तरह से ये जो है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, है ना? कचरा बाहर फेंक देंगे, है ना? भाई गाड़ी में आपके जो है कचरे रखने के लिए जगह दी होती है, तो उसका यूज़ करो, बाद में एक जगह इकट्ठा करके फेंक देना। लेकिन नहीं, चलती रोड पे फेंकेंगे, तो ये है कि पब्लिक जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक है ना साफ-सफाई होगी नहीं। क्योंकि सफाई कर्मचारी सुबह सफाई करते हैं, शाम को सफाई करते हैं, नाइट में भी सफाई करते हैं। लेकिन आप तो अगर गंदा ही नहीं करोगे, तो सफाई की इतनी आवश्यकता होगी नहीं ना। तो ये वाली चीज़ है कि जब तक हम पढ़े-लिखे लोग नहीं सुधरेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि वह नगरपालिका के कर्मचारी के कार्य में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है? कर्मचारी के कार्य में बाधा नहीं डालेगा। किसी जल, मल आदि संबंधी संक्रमण के संबंध में कोई प्रवेश निरीक्षण, मतलब कोई अगर मुआयना करने गया है कर्मचारी
कोई नोटिस देने गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ बदतमीजी की जाए, उसको ये काम करने नहीं दिया जाए, है ना? अगर ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी जल संक्रमण में या उस पर स्नान नहीं करेगा, ठीक है? आपने सरकार ने वाटर कूलर लगा दिया कि हाँ, नगर पालिका ने वाटर कूलर लगा दिया कि जनता को ठंडा पानी मिले, और पता चल रहा है कि लोग वहाँ पे नहाना स्टार्ट कर दिए। पानी आ गया, साफ-सुथरा पानी आ गया, लोग वहाँ पे नहाना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ है जो गलत है, ठीक? देखिए, इनमें से कोई बात उपभोक्ता के परिसर को जलापूर्ति करने वाली सर्विस पाइप पर लगाई गई स्टॉप लॉक को बंद करने पर लागू नहीं होगी। मतलब कोई जलापूर्ति करने वाली पाइप है तो उस पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हस्तांतरण। ये लिखा हुआ है आपके धारा 226 और 235 से लेके 235 के अंतर्गत, है ना? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैजार्डियस वेस्ट प्रबंधन का उत्तरदायित्व नगरपालिका को दिया गया है। कौन-कौन से? है ना? एक तो हो गया अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। दूसरा, जैसे डॉक्टर वगैरह की जो इंजेक्शन होता है, दवाइयाँ होती है, बायोमेडिकल, है ना? तीसरा हैजार्ड, जो खतरनाक जो कचरा होता है उसके प्रबंधन को देख लेके। तो केंद्र सरकार द्वारा ये सारे काम किसको दिए? नगर पालिका को। नगर पालिका इन पर काम करेगी, है ना? इनकी साफ सफाई के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अधीन नगर पालिका को ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, उनका हैंडलिंग, नियमन करने, उनका संग्रहण करने, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए अवसंरचना का विकास का दायित्व सौंपा गया है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1984 द्वारा केंद्र सरकार ने नगर पालिका को ठोस जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शक्तियां प्रदान कर रखी है। तो उनको इकट्ठा मतलब इसमें यह है कि उनका जो है संग्रहण करेगी, उनको भंडारण करेगी, उनका प्रसंस्करण करेगी। तो मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो सॉलिड कचरा है उसको बाहर निकाल के उससे आजकल आपने देखा होगा कचरे से एनर्जी बनाई जा रही है ना? तो उसका प्रसंस्करण करेगी, ठीक है? तो उसका रीयूज करेगी, रिसाइकिल, मतलब कचरे से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है आजकल, है ना? उसका रीयूज करेगी। तो ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की। नगर पालिका या तो खुद या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई एजेंसी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, केंद्रीय कचरा पात्र, घर घर से संग्रहण, नियमित पूर्व सूचित समय कार्यक्रमों पर संग्रहण से करेगी। होटल, भोजनालय, कार्य कॉम्प्लेक्स और वाणिज्य क्षेत्रों में शामिल करते हुए गंदी बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण का उपाय करेगी। मतलब होटलों से भी कचरा लेगी। अब आपने देखा होगा कचरे वाली गाड़ी आती है ना आपके, है ना? तो वो है जो घर घर जो है कचरा संग्रहण वाली, घर घर कचरा संग्रहण वाली जो है काम किया हुआ है नगर पालिका ने। तो वो बिल्कुल एक जगह इकट्ठा। धारा 227 में लिखा हुआ है कि धारा 227 में लिखा हुआ है कि एमएसडब्ल्यू का प्रबंधन तथा हस्तांतरण के उद्देश्य से विकसित ढांचे के लिए प्रभार प्रभार मतलब कर नगर पालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। एमएसडब्ल्यू मतलब हो गया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है? तो मतलब उसका जो है प्रभार नगर पालिका द्वारा समय समय पर किया जाएगा। धारा 228 के अनुसार निर्धारित स्थानों पर जमा सभी ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति होंगे। मतलब जहाँ पे भी कचरा है तो नगर पालिका की संपत्ति है कचरा भी, और नगर पालिका जैसा उचित समझे उसका डिस्पोजल करेगी। धारा 228 में अगर कचरा रोड में पता है तो वो नगर पालिका की संपत्ति है। नगर पालिका उस कचरे को किसी भी तरह से रिसाइकिल करके मतलब उससे इनकम भी अर्जन कर सकती है, और नगर पालिका के ऊपर है कि वो नगर पालिका उसका क्या करती है, ठीक है? धारा 229 के अनुसार ठोस अपशिष्टों का निस्तारण नगर पालिका द्वारा उसके क्षेत्र के भीतर या बाहर चयनित स्थानों पर निर्धारित रीति से किया जाएगा। मतलब उसका अपशिष्ट का जो है निस्तारण कैसे किया जाएगा? या तो उसे एक जगह डंपिंग यार्ड बनाकर सारे कचरे को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है? वहीं से फिर वहां से कचरे की छटाई होगी कि प्लास्टिक अलग हो जाएगा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, लोहे की चीजें अलग, है ना? कचरे में तो सारी चीजें होती है, मिट्टी अलग, बजरी अलग। फिर उसका रिसाइकल किया जाएगा, प्लास्टिक की चीजों से अलग उसका डिस्पोजल किया जाएगा, लोहे की चीजों का अलग डिस्पोजल किया जाएगा। तो ऐसे छटनी होती है कचरे की, ठीक? धारा 230 के अनुसार क्या लिखा हुआ है? परिसरों के मालिकों तथा अधिभोगियों को ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोतों पर ही
भंडारण करने का कर्तव्य होगा। उनका क्या कर्तव्य होगा कि परिसर में नियमित झाड़ू लगाएँ, साफ-सफाई कराएँ, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आपस में न मिलाएँ, इनके लिए पृथक से पात्र रखें, ठीक है? मतलब आपके पास एक ही डस्टबिन है, इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, है ना? कागज़, सारे एक ही कचरे में, इस तरह से नहीं करा जाएगा। इसमें गीले कचरे के लिए अलग डस्टबिन होगा, सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन होगा, है ना? हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर का डब्बा होता है, एक येलो कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है और एक आपके ब्लू कलर का डब्बा होता है। तो उन तीनों में अलग-अलग टाइप का कचरा जाता है। जैसे कार्बनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अलग से पात्र होगा, रिसाइक्लेबल और नॉन डिग्रेडेबल का अलग से कचरे का वो होगा, कचरा पात्र होगा। डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट का अलग से पार्ट होगा, है ना? पात्र होगा, ठीक है? ऐसे पात्रों को अच्छी दशा में व्यवस्थित रखें। कूड़ा-करकट, घरणोत्पादक पदार्थ, गंदगी, व्यावसायिक कूड़ा, मृत जानवरों के शव, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, अन्य प्रदूषित पदार्थ जो अपने-अपने परिसरों में संग्रहित किए जाने हैं और सामुदायिक कचरों पात्रों में आदि में एकत्रित किए जाने हैं। ये आपके धारा 230 में लिखा हुआ है। धारा 231 में क्या लिखा हुआ है? धारा 231 में लिखा हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज, अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल एसोसिएशन, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक भवन, वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भंडार भवन, प्रबंध आदि का कर्तव्य क्या होगा? मतलब वहाँ पे जहाँ पे समूह में लोग रहते हैं या समूह में लोग कार्य करते हैं, उनका क्या होगा उद्देश्य? वहाँ वो कर्तव्य क्या होगा कि वे जैव अपशिष्ट जो भी है ना, जैव अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्टों के लिए पृथक-पृथक से कचरा पात्र या निर्धारित आकार के डिस्पोजल थैलियाँ उपलब्ध कराएँगे। मतलब वही, ये अलग से डस्टबिन होगा दोनों का, है ना? एक तो जैव अपशिष्ट और एक होगा जैव चिकित्सा अपशिष्ट, दोनों का अलग-अलग से डस्टबिन होगा। धारा 232 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी भूमि या भवन के स्वामी को प्रतिषेध किया गया है। किस चीज़ के लिए प्रतिषेध किया गया है? कि वह क्या नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट को न तो फैलाएगा, न ही जमा करेगा। भवन के कूड़ा-करकट को किसी मार्ग, सार्वजनिक मार्ग, स्थान, खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा, मतलब कचरा ऊपर में नहीं फेंकेगा, ठीक है? कचरा फैलाएगा नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी वाले पदार्थों को फैलाने नहीं देगा, फैलाने भी नहीं देगा किसी को, अगर कोई दूसरा फैला रहा है तो उसे रोकेगा। मृत जानवरों के शवों को या किसी भाग को ऐसी जगह पर जमा नहीं होने देगा। ये लिखा हुआ है आपके धारा 232 में। तो ये आपके 232 तक हो गया कंप्लीट, ठीक है? आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पे लाइक कर दो, शेयर करो चैनल को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हाँ? क्योंकि देखो, मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी तो पढ़ाने में मज़ा आए कम से कम, अब जब तुम सब्सक्राइब करवाओगे तो, ठीक? अभी के लिए इतना ही, और अच्छी सी चीज़ मैं बता दूँ कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं बहुत जल्दी, और ऑब्जेक्टिव आने के बाद आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिस में हो जाएँगी। और इतनी ईज़ी लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी कंटेंट कंटेंट है जो उपलब्ध नहीं होगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय-बाय।